Hello, students. Hope you are doing good. Welcome back to episode number two. And first of all, thank you so much for the overwhelming response for episode one. I'm very much touched. So, continuing with our episode two, हम एक स्टोरी फॉर्म किए थे एपिसोड वन में. तो जो भी कोई एपिसोड टू डायरेक्टली देख रहा है, रिक्वेस्ट है आप एपिसोड वन से आइए, तो आपको एक कनेक्ट बैठेगा आपका. एपिसोड वन में इफ यू रिकॉल, मिस्टर ए ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था. इक्विटी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया, फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया, करते 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 टुवर्ड्स द एंड मिस्टर ए ने ये देखा कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी भी मैटर करता है, राइट. वेदर इकोनॉमी इज इन एक्सपेंशन और पीक की रिसेशन की ट्रफ, राइट. एंड वहां पे हुआ कंफ्यूज. अब मिस्टर ए को ये जानना है कि यार हाउ डू आई नो which asset class is outperforming, which asset class is underperforming and all that stuff, right. एपिसोड टू में तो शुरुआत यहीं से होगा, राइट. तो उसने देखा यार इंडेक्स करके भी कुछ होता है. इक्विटी का इंडेक्स है, बॉन्ड का इंडेक्स है, ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस के इंडेक्स है. तो इंडेक्स को देख के पता लगाया जा सकता है कि यार कौन सा एसेट क्लास बढ़िया कर रहा है. अगर इक्विटी इंडेक्स बढ़िया कर रहा है एज कंपेयर टू बॉन्ड, इसका मतलब यार इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए. एसेट क्लास रोटेट कर देगा वो, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड से पैसा निकाल के इक्विटी में लगा देगा. हाउएवर अगर बॉन्ड इंडेक्स अच्छा कर रहा है, मतलब बॉन्ड मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट, तो इक्विटी से पैसा निकाल के बॉन्ड्स में लगा देगा, राइट. तो उसको एक इंडेक्स करके ध्यान में आया, अच्छा यार इंडेक्स करके भी कुछ होता है. कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं आपके सीएफए लेवल वन करिकुलम में? इक्विटी इंडेक्स, फिक्स्ड इनकम इंडेक्स और alternative investments का index. And alternative investments का index is further divided into three parts: commodity index, real estate index, and hedge fund index, right. So again we will start with Mr. A. लाइन क्या है, स्टार्ट लाइन क्या है? ही मिस्टर आई वांट टू नो, मिस्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. which asset class is outperforming या फिर अंडर परफॉर्मिंग. ध्यान में आया यार, इंडेक्स वगैरह भी देख लेना. तो मिस्टर ए ने जब रिसर्च किया, राइट, अभी तो शुरुआत ही चल रहा है मिस्टर ए का, जस्ट हम लोग एक सेकंड स्टेज में पहुंचे हैं, राइट, एपिसोड टू में. तो मिस्टर ए इतना ज्यादा मेच्योर्ड नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, राइट. मिस्टर ए ने देखा कि यार लेट्स चेक इंडेक्स का परफॉर्मेंस. अब इंडेक्स का परफॉर्मेंस तो बात की बात हो गया, राइट. अब यार ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स कितने टाइप के हैं? इक्विटी इंडेक्स, फिक्स्ड इनकम इंडेक्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इंडेक्स. ओके, तीन इंडेक्स दिख रहा है. अभी इक्विटी इंडेक्स के पीछे गया, यार ये इक्विटी इंडेक्स में कौन से टाइप के इंडेक्स है, इसके अंदर है क्या एक्चुअली में. तो मिस्टर ए को दिखा कि यार सेक्टर वाइज इंडेक्स है. मेरे को अगर ये देखना है कि यार हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हेल्थ केयर इंडेक्स को देख लो. मेरे को देखना है कि यार बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैंक इंडेक्स को देख लो. मेरे को देखना है यार आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यार आईटी इंडेक्स को देख लो. हर सेक्टर के हिसाब से इंडेक्स है यार, राइट. तो इक्विटी इंडेक्स के अंदर सेक्टर इंडेक्स. अब सेक्टर इंडेक्स
के अंदर मेरे को दो चीज बोलना है। कैन आई से, अगर बहुत सारे सेक्टर्स के इंडेक्स बने हुए हैं तो सारे सेक्टर्स के इंडेक्स को अगर हम लोग एग्रीगेट कर देंगे तो दैट एग्रीगेटेड इंडेक्स विल रिप्रेजेंट द ब्रॉड मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर के रिलेटेड हेल्थ केयर इंडेक्स है, बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड बैंक इंडेक्स है, आईटी सेक्टर के रिलेटेड आईटी इंडेक्स है, फार्मा सेक्टर के रिलेटेड फार्मा इंडेक्स है, एफएमसीजी के रिलेटेड एफएमसीजी इंडेक्स है, राइट। अब मैं ये बैंकिंग, आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी सबको जोड़ दूं, एग्रीगेट कर दूं, तो कहना इससे कि एक ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट रिप्रेजेंट करेगा, राइट। वही चीज इन लोगों ने सेक्टर इंडेक्स में लिखा हुआ है कि sector index can be aggregated to represent the overall broad market, right? Can be aggregated to represent broad market. क्यों सर एग्रीगेट करने की क्यों जरूरत है? और मेरे को देखना है यार पूरा इकोनॉमी बढ़िया कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यार सारे सेक्टर्स अगर इकोनॉमी बढ़िया कर रहा है इसका मतलब सर बहुत सारे सेक्टर्स लोग अच्छा कर रहे हैं, राइट, तभी तो इकोनॉमी बढ़िया कर रहा है। तो सर बहुत सारे सेक्टर्स लोग अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो एक काम करते हैं, जो भी सेक्टोरल इंडेक्स है ना वो सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्स को एग्रीगेट करके देखते हैं कि यार ओवरऑल इंडेक्स बढ़िया कर रहा है कि खराब कर रहा है, राइट। तो वही लिखा हुआ है, कैन बी एग्रीगेटेड टू रिप्रेजेंट ब्रॉड मार्केट। सेकेंड, सर कितने सेक्टर्स के ऊपर इंडेक्स होना चाहिए, इसका कोई फिक्स्ड रूल है क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री में यार या फिर हर कंट्री में 5 सेक्टर, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, स्टील, राइट, इसके इंडेक्स तो होने चाहिए, ऐसा कुछ एक फिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या? वी डू नॉट हैव एनी यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन क्लासिफिकेशन सिस्टम एज टू कितने सेक्टर्स के इंडेक्स होने चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज कोई कंट्री में एफएमसीजी बहुत ज्यादा ग्रो किया है एंड बैंक्स लोग बहुत ज्यादा ग्रो किए हैं, तो वो कंट्री के अंदर क्या पता एफएमसीजी रिलेटेड इंडेक्स होगा और बैंक रिलेटेड इंडेक्स होगा। वेरएस कोई दूसरा कंट्री में उनका आईटी सेक्टर काफी अच्छा है एंड से हेल्थ केयर सेक्टर काफी अच्छा है, तो वो कंट्री आईटी रिलेटेड इंडेक्स और हेल्थ केयर रिलेटेड इंडेक्स करेगा। तो यार कितने कितने इंडेक्स होने चाहिए, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, यूनिवर्सल रूल नहीं है। कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा, किसी कंट्री में बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर इंडेक्स है, किसी कंट्री में बहुत कम सेक्टर्स के ऊपर इंडेक्स है, डिपेंड करता है यार कौन से कंट्री के अंदर कौन सा सेक्टर ग्रो हुआ है, राइट, उसके बेसिस पे इंडेक्स है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार सर कोई भी यूनिवर्सल रूल नहीं है। डू नॉट हैव यूनिवर्सली। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। सेक्टर क्लासिफिकेशन सिस्टम डिफर करेगा कंट्री टू कंट्री, किसी कंट्री में ज्यादा सेक्टर्स के इंडेक्स है, किसी कंट्री में कम है। डू नॉट हैव यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन सेक्टर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हो गया सेक्टर इंडेक्स के अंदर में जो भी डिस्कशन मेरे को करना था, राइट, बहुत ही शॉर्ट, बहुत क्रिस्प तरीके से किया हुआ है। सेकंड है आपका वैल्यू, वैल्यू इंडेक्स, या सॉरी वैल्यू बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, स्टाइल। अब ये सर स्टाइल क्या है? ये तो लिख रहा हूँ स्टाइल इंडेक्स फिर से। स्टाइल इंडेक्स के अंदर दो है, एक है आपका स्टाइल और एक है आपका साइज। स्टाइल में आपका आया वैल्यू, ग्रोथ। I need not have to explain what is value and growth to August candidates, right? Value stocks are those stocks which have a low PE ratio, low price multiples, you can say, right? They are not in the limelight. They do not have much of the analyst coverage and etc. Growth stocks are those stocks जिनका price बहुत high है, PE multiples are very very high, right? Price multiples
एनालिस्ट कवरेज बहुत ज्यादा है, मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा है, राइट। साइज में वी हैव लार्ज कैप, वी हैव मिड कैप एंड वी हैव स्मॉल कैप। तो सर इससे आप बोलना क्या चाह रहे हो? सपोज मिस्टर ए को ये चाहिए कि यार मेरे को देखना है कि लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक्स, मतलब कंपनी इज लार्ज इन साइज। सर कैसे पता चलेगा कंपनी लार्ज है कि स्मॉल है कि मीडियम है? बेस्ड अपॉन द मार्केट कैप, राइट। मार्केट कैप से डिसाइड करते हैं कि यार आप लार्ज कैप में फॉल करोगे कि मिड कैप में फॉल करोगे कि स्मॉल कैप में फॉल करोगे। और मिस्टर ए को ये देखना है कि यार लार्ज कैप वैल्यू रिलेटेड स्टॉक्स, तो कहां पे जाएगा? यार लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स को देख ले, क्योंकि लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स के अंदर वही सारे स्टॉक्स रहेंगे जो साइज वाइज लार्ज है, मतलब उनका मार्केट कैप ज्यादा है एंड दे आर वैल्यू स्टॉक्स, राइट। नहीं सर मेरे को लार्ज कैप ग्रोथ देखना है, तो लार्ज कैप ग्रोथ इंडेक्स। नहीं सर मेरे को स्मॉल कैप वैल्यू देखना है, स्मॉल कैप वैल्यू इंडेक्स, स्मॉल कैप ग्रोथ इंडेक्स, मिड कैप वैल्यू इंडेक्स, मिड कैप ग्रोथ इंडेक्स। यहां से कितने इंडेक्स बन गए? लार्ज कैप वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ, मिड कैप वैल्यू, मिड कैप ग्रोथ, स्मॉल कैप वैल्यू एंड स्मॉल कैप ग्रोथ। कितने इंडेक्स बन गए, राइट। जो इंडेक्स का उसको परफॉर्मेंस देखना है, या फिर जो भी उसको यू नो साइज वाइज उसको परफॉर्मेंस देखना है, तो यार उसके हिसाब से इंडेक्स बने हुए हैं। लार्ज कैप वैल्यू का देखना है तो लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स देख लें। और आपको पता है ना हेडिंग क्या था? मिस्टर ए को तो यही पता लगाना था कि यार विच एसेट क्लास इज आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग। उसके अंदर हमने बोला यार लेट्स चेक इंडेक्स का परफॉर्मेंस, फिर इंडेक्स के अंदर घुस गए। इक्विटी इंडेक्स, इक्विटी इंडेक्स में ये देखा कि यार सेक्टर के हिसाब से इंडेक्स बने हुए हैं, राइट। स्टाइल इंडेक्स है, मतलब साइज और स्टाइल को मिक्स करके इंडेक्स बने हुए हैं। तो यार जो जिसका भी आपको परफॉर्मेंस देखना है वो इंडेक्स को ट्रैक कर, इंडेक्स देख बढ़िया कर रहा है कि खराब कर रहा है, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा, राइट। एक बार पूरा का पूरा इंडेक्स रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस में जाएंगे अपन। ये हो गया इक्विटी इंडेक्स। अब इसको समझ में आया, अच्छा यार इक्विटी इंडेक्स के अंदर ये सब चीज है। ये एपिसोड में मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि सर इंडेक्स के परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं। यू मस्ट बी रिकॉलिंग ऑगस्ट कैंडिडेट्स, वी हैव इंडेक्स बेस्ड अपॉन, या फिर प्राइस वेटेड इंडेक्स, यू हैव इक्वली वेटेड इंडेक्स, यू हैव मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। एक बार उसमें नहीं जा रहा हूं, वो ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा, जहां पे यार मेरे को देखना है कि सर इंडेक्स बढ़िया कर रहा है कि खराब कर रहा है, हाउ डू आई कैलकुलेट द इंडेक्स का रिटर्न, राइट। वो बाद में आएगा, अभी जस्ट मिस्टर ए जान रहा है कि यार इंडेक्स होता क्या है, इसके अंदर क्या है, राइट। अब अपन आते हैं फिक्स्ड इनकम इंडेक्स। फिक्स्ड इनकम इंडेक्स आपको एपिसोड 1 याद होगा, राइट। फिक्स्ड इनकम जैसे ही वो एक्सप्लोर करने गया उसका दिमाग घूम गया था, याद है? क्योंकि फिक्स्ड इनकम का यूनिवर्स इज अ मैमथ, राइट। इक्विटी तो एकदम बहुत ही छोटा है फिक्स्ड इनकम के सामने। तो सबसे पहला इन लोग ने यही बोला है फिक्स्ड इनकम इंडेक्स के अंदर, यार यूनिवर्स इज लार्ज देन इक्विटी। तुम ही अंदाजा लगाओ ना, फिक्स्ड इनकम का इंडेक्स अगर वो देखने जाएगा तो उसको कितने सारे इंडेक्स दिखेंगे। एक ऐसा इंडेक्स होगा जहां पे सिर्फ सॉवरिन बॉन्ड्स होंगे, सॉवरिन बॉन्ड रिलेटेड इंडेक्स। एक ऐसा इंडेक्स होगा जहां पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे, राइट। ये हो गया दो टाइप के इंडेक्स। एक अगर और भी डिक करना है तो एक ऐसा इंडेक्स होगा कि सर ट्रिपल ए रिलेटेड इंडेक्स, डबल ए रिलेटेड इंडेक्स, मतलब वो इंडेक्स के अंदर ऐसे कंपनीज होंगे जिनको रेटिंग डबल ए का मिला हुआ है, ट्रिपल बी रिलेटेड इंडेक्स, राइट। एक होता है स्ट्रेट वर्सेस ऑप्शन एम्बेडेड। लास्ट एपिसोड 1 आपको याद है, स्ट्रेट का मतलब जिसके अंदर कोई भी ऑप्शन फीचर नहीं है, राइट। एंड ऑप्शन एम्बेडेड का मतलब उसके अंदर ऑप्शन फीचर है, वेदर इट कुड बी कॉलेबल बॉन्ड, वेदर इट कुड बी पुटेबल बॉन्ड, वेदर इट कुड बी कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो उसके रिलेटेड इंडेक्स होंगे, राइट। मेच्योरिटी वाइज इंडेक्स होगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का इंडेक्स होगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का इंडेक्स होगा, राइट। तो यूज यार कितना इंडेक्स मिल जाएंगे फिक्स्ड इनकम के, अगर एक्सप्लोर करना चाहोगे तो आप। तो यूनिवर्स लार्जर देन इक्विटी, सबसे पहली बात तो, राइट। सेकंड देखो लिक्विडिटी का अगर आप बात करोगे ना सर, फिक्स्ड इनकम वर्सेस इक्विटी में लिक्विड कौन सा ज्यादा है, तो इक्विटी इज मच लिक्विड देन फिक्स्ड इनकम। तो कहने का मतलब ये है कि यार फिक्स्ड इनकम इलिक्विड है। कोई भी पर्सन को अगर इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है, होप ऑगस्ट कैंडिडेट्स के लिए वर्ड इज ओके। इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है, मतलब एक इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स है, मैं चाह रहा हूं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी वही सारे बॉन्ड्स आए।
तो रेप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इंडेक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटीज होंगे, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होंगे जो काफी इलिक्विड होंगे, तो रेप्लिकेट करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इलिक्विड है, illiquid, therefore replication becomes difficult. Replicating an index is difficult. फिक्स्ड इनकम इंडेक्स में इसको एपिसोड 1 से ये पता था कि यार यूनिवर्स बहुत ज्यादा है, अब उसके अंदर डिग नहीं करूंगा, एपिसोड 1 में भी किए थे, यहाँ पे भी जस्ट मैंने टच अपॉन कर दिया। हाँ यार, मेच्योरिटी अलग अलग है, ऑप्शन फीचर है, राइट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नॉन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यू हैव कॉर्पोरेट्स, बहुत सारा वेराइटीज है फिक्स्ड इनकम का, तो यूनिवर्स तो उसका लार्ज होना ही है, राइट। और जस्ट एक चीज याद रखना कि यार जो फिक्स्ड इनकम इंडेक्स है ना, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि लॉन्ग टर्म का इंडेक्स बन सकता है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, या फिर मीडियम टर्म बॉन्ड्स, राइट। ऑप्शन फीचर है या नहीं है उसके हिसाब से इंडेक्स बन सकता है, ऑप्शन एम्बेडेड इंडेक्स है या फिर स्ट्रेट इंडेक्स है, राइट। क्रेडिट रेटिंग्स के हिसाब से इंडेक्स बन सकता है, राइट। लेकिन याद रखना, कूपन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंडेक्स नहीं बनेगा। इट इज वेरी वेरी अनलाइकली दैट द फिक्स्ड इनकम इंडेक्स इज बेस्ड अपॉन द कूपन का फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि यार सेमी एनुअल इंडेक्स, सेमी एनुअल कूपन इंडेक्स, मतलब वो इंडेक्स के अंदर ऐसे बॉन्ड्स होंगे जो लोग कूपन दे रहे सेमी एनुअल बेसिस। क्वार्टरली कूपन बेस्ड इंडेक्स, वो इंडेक्स के अंदर ऐसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज रहेंगे जो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, ऐसा इंडेक्स नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो फिक्स्ड इनकम का इंडेक्स बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से बन सकता है, एक्सेप्ट व्हाट, कूपन बेस्ड, राइट। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट करके लिख देता हूँ फिक्स्ड इनकम इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स बेस्ड ऑन वन फ्रीक्वेंसी इज नॉट लाइकली। समझ में आ गया? कूपन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंडेक्स नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर इंडेक्स बना सकते हो फिक्स्ड इनकम के केस में। इनफैक्ट सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर रिलेटेड कौन से बॉन्ड्स इशू हैं, तो हेल्थ केयर का इंडेक्स, राइट, हेल्थ केयर बॉन्ड इंडेक्स, फार्मा बॉन्ड इंडेक्स, राइट। अब फार्मा बॉन्ड इंडेक्स के अंदर भी अगर मेरे को फिर से डाइवर्ट करना होगा तो फार्मा बॉन्ड इंडेक्स के अंदर ऐसे बॉन्ड जिनको डबल ए का रेटिंग हुआ है, तो फार्मा डबल ए बॉन्ड इंडेक्स, फार्मा डबल बी या ट्रिपल बी बॉन्ड इंडेक्स, कितना वेराइटी है, एक्सेप्ट कूपन फ्रीक्वेंसी, राइट। कूपन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंडेक्स नहीं बनेगा। अब आते हैं एआई इंडेक्स में। इन लोग ने इक्विटी चैप्टर में जो एआई इंडेक्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वन, कमोडिटी इंडेक्स। तो कमोडिटी इंडेक्स के अंदर क्या रहेंगे, कमोडिटीज रहेंगे सर, व्हीट, राइस, बाजरा। तो सर वो जो कमोडिटीज रहेंगे उनका स्पॉट प्राइस होगा कि फ्यूचर्स प्राइस होगा? कमोडिटी इंडेक्स के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनका जो प्राइस होगा दैट इज फ्यूचर्स प्राइस, नॉट द स्पॉट प्राइस। ये आपको ध्यान रखना है कमोडिटी इंडेक्स में। यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूं, बेस्ड ऑन फ्यूचर्स प्राइस। हैव रियल एस्टेट इंडेक्स। रियल एस्टेट इंडेक्स के अंदर कौन से टाइप के इंडेक्स है, बस आपको नाम ही याद रखना है। वन इज अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स,
वन इज ट्रांजैक्शन बेस्ड, जिसको रिपीट सेल्स भी कहते हैं, एंड वन इज रीट्स इंडेक्स। एंड लास्टली वी हैव हेज फंड इंडेक्स। हेज फंड इंडेक्स में ये खासियत है कि यार इसमें ना हेज फंड का इंडेक्स कौन डिटरमाइन करता है पता है? इट इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब एक होता है इंडेक्स कंस्ट्रक्टर जो बोल रहा है कि यार मेरे को इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है और इंडेक्स के अंदर फलाना 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 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पुट करना है। बाकी सब केस में क्या होता है, जो इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने वाला होता है ना वो एकदम डोमिनेंट होता है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि इंडेक्स के अंदर कौन से शेयर्स आएंगे। लेकिन हेज फंड इंडेक्स में उल्टा है। हेज फंड इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, राइट? क्योंकि आपको पता है कि हेज फंड ट्रांसपेरेंट है कि लेस ट्रांसपेरेंट है, लेस ट्रांसपेरेंट है, याद है एपिसोड 1, राइट? तो वॉलेंट्री रिपोर्टिंग है। तो इंडेक्स कंस्ट्रक्टर एक एक हेज फंड के पास जा जाके बोलता है यार प्लीज अपना परफॉर्मेंस का डेटा दो ना, मेरे को इंडेक्स में पुट करना है, प्लीज दो ना, प्लीज दो ना, प्लीज दो ना। जो भी हेज फंड इंडेक्स को अगर देने का मन हुआ तो वही देता है, राइट? हेज फंड इंडेक्स में आपको ये चीज याद रखना है कि यार यहाँ पे हेज फंड्स आर मोर डोमिनेंट देन द इंडेक्स कंस्ट्रक्टर, राइट? डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडेक्स, राइट? तो हेज फंड्स के पास जा जाके इंडेक्स कंस्ट्रक्टर को डेटा मांगना पड़ता है और वही हेज फंड्स लोग डेटा देते हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, राइट? जो हेज फंड ने लॉस किया हुआ है वो अपना डेटा थोड़ी देगा। अगर डेटा दे देगा तो दुनिया को दिख जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर हेज फंड लॉस में चल रहा है करके। तो वो हेज फंड्स लोग जो लॉस करके बैठे हैं उन लोग अपना डेटा देते ही नहीं है। और डेटा देना या ना देना मतलब ये पूरा का पूरा हेज फंड्स के ऊपर है, राइट? वॉलेंट्री रिपोर्टिंग है, ठीक है? अनलाइक म्यूचुअल फंड जहां पे रेगुलेटर बोलता है कि यार आपको तो पब्लिश करना ही पड़ेगा। रेगुलेशंस आर वेरी वेरी लाइट in alternative investments, right? तो मिस्टर ए ने देखा, अरे बाप रे, ये सब इंडेक्स है, ऐसा ऐसा इंडेक्स होता है, अगर परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट देखना है तो यार इंडेक्स को देखो। अब मिस्टर ए बोल रहा है कि यार मेरे को समझा कि नहीं समझा ये इंडेक्स के बारे में, चलना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम भी कुछ क्वेश्चंस करें, लेट्स सी। पेज नंबर 348। क्वेश्चन नंबर 24 25। फैक्ट सारा एक बार क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 तक। इनफैक्ट वी हैव 30 आल्सो। क्वेश्चन नंबर 30, 32 एंड 33। ये अगर हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इसका मतलब इंडेक्स के बारे में एक आइडिया अपने को है, राइट? लेट्स सी पेज नंबर 348 ऑफ द करिकुलम। स्टार्ट कहां से करना है अपने को? क्वेश्चन नंबर 24 से। Which of the following statements regarding sector indexes is most correct, most accurate? Let's see. Sector indexes track different economic sectors and cannot be aggregated to represent the equivalent of the broad market index. पहला तो सही बोला, sector indexes track different economic sectors, अलग अलग sector, and cannot be aggregated, नहीं, sector indexes can be aggregated to represent the equivalent of the broad market, right? ये तो हो गया wrong. B क्या? Sector indexes provide a means to determine whether an active investment manager is more successful at stock selection or sector allocation. Perfect statement है ये, समझा रहा हूँ। B is the answer.
एक बार बी को एक बार के लिए भी होल्ड पे रखते हैं, एक बार सी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेक्टर इंडेक्सेस अप्लाई अ यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन सेक्टर क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन सेक्टर क्लासिफिकेशन सिस्टम है कि नहीं है? नहीं है सर। ये बोल रहा है अप्लाई अ यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन सेक्टर क्लासिफिकेशन सिस्टम, एकदम गलत। तो ए गलत, सी गलत, बचा क्या? बी इज करेक्ट। तो जो भी एपिसोड 2 देख रहा है, ऑल्दो अगर मैं बी को एक्सप्लेन भी ना करूं तो भी उसका अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि उसको दिखेगा ए इनकरेक्ट है एंड सी इनकरेक्ट है। एक सेकेंड, वीडियो थोड़ा वैसा हो रहा है। यस। अब सर ये बी एक्चुअली है क्या? हमने वैसे तो जो बच गया बैलेंसिंग फिगर वो आंसर तो है, बट व्हाट इज दिस बी सेइंग? देखो यार, एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है। आप अगर अपना पैसा किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को देते हो एंड सपोज वो पोर्टफोलियो मैनेजर ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, अच्छा दे दिया, एंड पोर्टफोलियो मैनेजर बोल रहा है देखो ना यार मेरा परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है, नाउ आई विल चार्ज हायर फीस, सपोज ऐसा है। तो आप क्या देखोगे? मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ से, या वो पोर्टफोलियो मैनेजर जिसने पैसा आईटी स्टॉक्स में लगाया था, आईटी स्टॉक्स, एंड इस पोर्टफोलियो मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, इसका मतलब आईटी स्टॉक्स के प्राइस बड़े होंगे तभी तो परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। एंड पोर्टफोलियो मैनेजर ये क्लेम कर रहा है कि यार नाउ नो आई एम गोइंग टू चार्ज हायर फीस। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार जो पोर्टफोलियो मैनेजर का परफॉर्मेंस जो है, ये जो हाई परफॉर्मेंस है, ये किसके वजह से है? क्या ऐसा है क्या कि यार आईटी सेक्टर ऑन द होल बढ़ गया है? अगर आईटी सेक्टर पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ने अगर अच्छा किया तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो मैनेजर भी अच्छा करेगा ही ना, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर ने तो आईटी स्टॉक्स में लगा के रखा था, राइट? तो इससे पता चलेगा कि यार सेक्टर ने अच्छा किया करके पोर्टफोलियो मैनेजर ने अच्छा किया, या फिर ऐसा है कि सर आईटी सेक्टर ने खराब किया है, आईटी सेक्टर ने खराब किया है, लेकिन ये पोर्टफोलियो मैनेजर ने जो भी आईटी स्टॉक्स को पिक किया था ना, से ए बी सी, ये तीन स्टॉक्स ने बढ़िया किया है एंड पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ने खराब किया। तो ये सेक्टर, इनफैक्ट सेक्टर रिलेटेड इंडेक्स देख के पता लगाया जा सकता है ना। वही बोल रहा है प्रोवाइड अ मींस टू डिटरमाइन वेदर एन एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज मोर सक्सेसफुल एट स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एलोकेशन। अगर पहला वाला केस दिखा जहां पे आईटी सेक्टर एज अ होल ने ही बढ़िया किया है, इसके वजह से पोर्टफोलियो मैनेजर का परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ, इसका मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर इज गुड एट सेक्टर सिलेक्शन, राइट? लेकिन अपने को ऐसा दिखा कि सर आईटी सेक्टर ऑन द होल खराब परफॉर्म किया है, लेकिन ये पोर्टफोलियो मैनेजर ने जो भी आईटी स्टॉक्स को पिक किया था उसने बढ़िया किया है, इसका मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर इज गुड एट स्टॉक सिलेक्शन, राइट? वही बी बोल रहा है। तो सेक्टर इंडेक्स, मतलब सेक्टर रिलेटेड इंडेक्स देख के आप ये सब चीज कंक्लूड कर सकते हो, वही बोल, ठीक है। बी इज द आंसर। अब पूरा पढ़ो देखो, सेक्टर इंडेक्सेस प्रोवाइड अ मींस टू डिटरमाइन वेदर एन एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज मोर सक्सेसफुल एट स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एलोकेशन। एग्जांपल बढ़िया दे दिया, राइट? क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is an example of a style index? An index based on geography, या इंडेक्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सेक्टर, या इंडेक्स बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि स्टाइल इंडेक्स के अंदर याद है लार्ज कैप वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ, स्मॉल कैप वैल्यू, स्मॉल कैप ग्रोथ, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये तो बेस्ड ऑन मार्केट कैप डिसाइड होता है। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following statement regarding fixed income index is most accurate? Let's see. Liquidity issues make it difficult for investor to easily replicate fixed income index. Perfect लिखा हुआ है अभी, ए एक्यूरेटी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 27, एन एग्रीगेट फिक्स्ड इनकम इंडेक्स, 27 है क्या? हाँ है, ठीक है। एन एग्रीगेट फिक्स्ड इनकम इंडेक्स, ऑप्शन ए बोल रहा है कंप्राइजेस कॉर्पोरेट एंड एसेट बैक सिक्योरिटीज। गलत हो जाएगा, अगर फिक्स्ड इनकम इंडेक्स को एग्रीगेट करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ कॉर्पोरेट या एसेट बैक सिक्योरिटीज होंगे, नहीं, उसके अंदर कॉर्पोरेट होंगे, सॉवरिन होंगे, एसेट बैक होंगे, स्ट्रेट होंगे, ऑप्शन एम्बेडेड होंगे, बहुत सारा होगा अगर आप एग्रीगेट कर रहे हो तो। ये बोल रहे हैं नहीं, एक एग्रीगेट कर देंगे सारे फिक्स्ड इनकम इंडेक्स को तो हमको दिखेगा ओनली कॉर्पोरेट एंड एसेट बैक सिक्योरिटीज। गलत। बी, एन एग्रीगेट फिक्स्ड इनकम इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज। ये भी गलत है, बोलता है एग्रीगेट फिक्स्ड इनकम इंडेक्स में सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड बॉन्ड्स होंगे, राइट? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगे वही सिर्फ होंगे एग्रीगेट इंडेक्स में। गलत बोल रहा है।
तो ए गलत है, बी गलत है, सी देखते हैं। एन एग्रीगेट फिक्स्ड इनकम इंडेक्स कैन बी सब डिवाइडेड, राइट। अगर आपने पूरा पूरा फिक्स्ड इनकम इंडेक्स को ले लिया, उसको फिर डिवीजन किया जा सकता है ना कि यार इतने कॉर्पोरेट हैं, इतने सॉवरिन हैं, राइट। कॉर्पोरेट के अंदर भी यार ये डबल ए रेटेड है, ये ट्रिपल ए रेटेड है, राइट। कॉर्पोरेट के अंदर भी यार ये स्ट्रेट बॉन्ड्स है, ये ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स है, राइट। फिर ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, वही बोल रहा है। एन एग्रीगेट फिक्स्ड इनकम इंडेक्स, एग्रीगेट फिक्स्ड इनकम इंडेक्स का मतलब एक ऐसा इंडेक्स जिसके अंदर सब कुछ है, राइट। दैट कैन बी सब डिवाइडेड बाई इधर मार्केट और इकोनॉमिक सेक्टर टू क्रिएट अ मोर नैरोली डिफाइंड इंडेक्स। सही है, उसको स्प्लिट किया जा सकता है। Question number 28. Fixed income indexes are least likely constructed on the basis of कूपन फ्रीक्वेंसी। मेच्योरिटी के बेसिस पे इंडेक्स होगा, हाँ। इशुअर के बेसिस पे इंडेक्स होगा, हाँ। सॉवरिन, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट है ना, देना, राइट। फ्रीक्वेंसी, कूपन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे नहीं होगा। Question number 29. In comparison to equity indexes, the constituent securities of fixed income indexes are more liquid, गलत। Less liquid है। Are easier to price, no। फिक्स्ड इनकम के केस में सिंस इलिक्विडिटी होता है तो प्राइसिंग करने में बहुत तकलीफ होता है। मैट्रिक्स प्राइसिंग याद आ रहा है क्या आपको फिक्स्ड इनकम का? ठीक है, लेट्स सी। तो ए गलत है, बी गलत है, सी क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज ऑफ फिक्स्ड इनकम इंडेक्सेस आर ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। सही बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स तो लार्ज ही। कमोडिटी इंडेक्स वैल्यूज आर बेस्ड अपॉन फ्यूचर प्राइसेस, लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 30। ये भी हो गया हमारा, ठीक है। 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल एस्टेट इंडेक्स? एक सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल एस्टेट इंडेक्स? हमने देखा था अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स होता है, रिपीट सेल्स इंडेक्स होता है, इनिशियल सेल्स इंडेक्स ऐसा कुछ नहीं। नॉट पूछा है ना, बी। लास्ट में 33। A unique feature of hedge fund indexes is that, यूनिक फीचर क्या है? That they are frequently equal weighted। ये भी यूनिक फीचर है बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Is that they are determined by the constituents of the index, right? तो ये हमारा इंडेक्स के रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग आ गया मिस्टर ए को और आपको भी, ठीक है। अब आते हैं वापस से स्टोरी में। अब मिस्टर ए बोलते हैं चलो यार ठीक है मैं समझ गया, इंडेक्स रिलेटेड बात में समझ गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुनो ना, मिस्टर ए के साथ अब क्या हो रहा है। मिस्टर ये सोच रहा है कि यार देखना, मेरे को इक्विटी का प्राइसेस कम ज्यादा होता है ना, मेरे को समझ में आता है। तो यार कुछ भी चीज खराब होता है कंपनी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, तो यार दिखता है इक्विटी प्राइसेस गिरते हैं। कुछ भी चीज अच्छा होता है तो दिखता है कि यार इक्विटी प्राइसेस बढ़ता है। तो इक्विटी के प्राइसेस का जो अप एंड डाउन है ना, वो एक इंट्यूशन वाइज फील हो रहा है मिस्टर देखो। हाँ मेरे को समझ रहा है यार, खराब हो गया तो इक्विटी प्राइस गिरेंगे, राइट। अच्छा हो गया तो इक्विटी प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट। जैसे अभी बजट जो परसों आया है, राइट, तो इन्वेस्टर्स लोग थोड़ा नाराज हो गए थे क्योंकि टैक्स एंड ऑल दैट बढ़ गया था, तो स्टॉक मार्केट गिर गया, राइट। तो दिखता है यार खराब न्यूज आया, स्टॉक मार्केट गिरेगा। लेकिन मिस्टर ए का दिमाग घूम गया, बोला यार ये फिक्स्ड इनकम का प्राइस बढ़ता है गिरता है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्या है, राइट। और उसका नजर पड़ा इंटरेस्ट रेट पे, तो उसने देखा यार इंटरेस्ट रेट कुछ अप एंड डाउन होता है, तो फिक्स्ड इनकम का प्राइसेस भी अप एंड डाउन कुछ हो रहे हैं, तो ये क्या है, क्या ये? अब एक्सप्लोर करने चले गए, राइट। तो क्या होगा, मिस्टर ए wants to explore as to what drives the bond prices.
राइट, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में आते ही एक का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि है ही कॉम्प्लिकेटेड वो, राइट। वांट्स टू एक्सप्लोर एज टू व्हाट ड्राइव्स द बॉन्ड प्राइसेस, तो उसने देखा कि यार ये इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस का ना कुछ तो कनेक्शन है यार, राइट। अब कनेक्शन ढूंढने को गया तो उसको ये दिखा कि सर देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड का प्राइस। वो दिख रहा है, उसको दिख रहा है यार, जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खबर आता है ना इकोनॉमी में, बॉन्ड के प्राइसेस गिरते हैं, एंड जब जब इंटरेस्ट रेट गिरता है ना तब बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड का प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। एंड उसको ये भी दिखा कि जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो जिस स्पीड से बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है ना, दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो बॉन्ड का प्राइस गिरता है ना। होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। मिस्टर ए ने ये ऑब्जर्व किया पहले तो, देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये था कि यार जब जब इंटरेस्ट रेट गिरता है ना बॉन्ड का प्राइस राइजेस एट अ फास्टर रेट, एंड जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना बॉन्ड का प्राइस फॉल्स बट एट अ स्लोअर रेट, राइट। मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब द रेट ऑफ राइज एंड रेट ऑफ फॉल इज नॉट कॉन्स्टेंट, राइट। इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, डिसप्रपोर्शनेट है। इसीलिए तो डायग्राम याद करो, डायग्राम एक कॉन्वेक्स बनता है जो ये बोलता है कि सर बॉन्ड का प्राइस राइजेस एट अ फास्टर रेट एंड फॉल्स एट अ स्लोअर रेट। तो दो चीज दिखा मिस्टर ए को, दो चीज समझ में आया। इनफैक्ट मैं ऐसा कर देता हूँ, तो व्हाट ड्राइव्स द बॉन्ड प्राइसेस, तो ये है आपका इंटरेस्ट रेट्स। फिर जब और डिग किया तो ये समझ में आया कि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस। सर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, बॉन्ड का प्राइस गिरता है, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है। फिर यहां से जब इसको वो ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था तो यहां से और एक चीज दिखा। क्या? द राइज और फॉल इन बॉन्ड प्राइस इज नॉट प्रोपोर्शनेट। यार डिसप्रोपोर्शनेट है, राइट। बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो फास्टर रेट से, बॉन्ड का प्राइस गिरता है तो स्लोअर रेट से। और ये डायग्राम इंटरेस्ट रेट प्राइस, ये आपका इंटरेस्ट रेट है। अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो देखो बॉन्ड का प्राइस एक फास्टर पेस से बढ़ रहा है, यहाँ पे स्टीप है। और यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है बॉन्ड का प्राइस गिरता है बट एट अ स्लोअर रेट। यहाँ पे देखो मैंने कर्व कर दिया ना, ऐसा फ्लैट कर दिया, राइट। इसी को तो कहते हैं पॉजिटिव कन्वेक्सिटी। अच्छा ये फेवरेबल फीचर है कि अनफेवरेबल फीचर एज अ बॉन्ड होल्डर? आपको याद है एपिसोड 1 में मिस्टर ए ने बॉन्ड खरीदा था, एंड मिस्टर ए को ये पता लगा अभी कि यार बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है एट अ फास्टर पेस एंड बॉन्ड का प्राइस गिरता है एट अ स्लोअर पेस। दिस इज अ फेवरेबल फीचर और नॉट अ फेवरेबल फीचर। फेवरेबल फीचर, अगर मेरे पास कोई भी एसेट है मैं तो यही चाहूंगा ना कि यार एसेट का प्राइस बढ़े एट अ फास्टर पेस, और अगर एसेट का प्राइस गिर भी रहा है तो स्लोअर पेस पे गिरे। इसी फेवरेबल फीचर को कहते हैं पॉजिटिव कन्वेक्सिटी। और अभी मैंने रिसेंटली इसके ऊपर एक वीडियो लाया था, स्टैंड अलोन वीडियो है, राइट। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लर्निंग मॉड्यूल 6। तो अभी यहाँ पे
टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज लर्निंग मॉड्यूल 6 आप देख लेना। अगर आपको यहाँ से ही लग रहा है कि सर मेरे को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो अभी वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कीजिए और लर्निंग मॉड्यूल 6 देख लीजिए। राइट, वीडियो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लर्निंग मॉड्यूल 6 में आपको दिखेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई वुड एडवाइस कि अभी पॉज करके वहां पे डाइवर्ट मत कीजिए, अभी स्टोरी के साथ रहिए। तो यार देखो, मिस्टर ए को ये सब समझ में आ गया। ठीक है यार, इनवर्स रिलेशनशिप है और प्रपोर्शनेट नहीं है, डिसप्रपोर्शनेट है। अब मिस्टर ए को ये जानना है कि यार अगर इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होता है तो बॉन्ड का प्राइस कितना परसेंट चेंज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मिस्टर ए के पोर्टफोलियो में बॉन्ड है, तो मिस्टर ए वुड लाइक टू नो कि इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस बाय 1%, देन बाय हाउ मच परसेंट विल माई बॉन्ड चेंज। राइट, ये जवाब उसको चाहिए, तो कहां पे मिलेगा ये? मॉडिफाइड ड्यूरेशन। राइट, इसका जवाब है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बॉन्ड का प्राइस कितना परसेंट चेंज होगा, दिस इज कैप्चर्ड बाय मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ओके, तो यहाँ पे ये देखना है। स्ट्रे को लेके आते बार बार, बोल रहा है कि यार आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो द चेंज या फिर द परसेंटेज चेंज इन द बॉन्ड प्राइस और a 1% change in interest rate। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सोचो, इसलिए तो स्टोरी के साथ बिल्टअप किया हुआ है। अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में बॉन्ड होता तुम ये देखते कि यार इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है, चल ठीक है, लेकिन मेरे को ये जानना है कि यार इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है तो यार बॉन्ड प्राइस कितना फ्लक्चुएट होगा। राइट, ये आंसर कहां पे मिलेगा आपको? ये आंसर देगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन जिसका फॉर्मूला क्या है? जिसका फॉर्मूला इज मैक्यूले ड्यूरेशन डिवाइड बाय पीरियोडिक वाईटीएम का फैक्टर। ऑगस्ट कैंडिडेट्स याद आ रहा है क्या? राइट, मैक्यूलर ड्यूरेशन को डिवाइड करते थे पीरियोडिक वाईटीएम फैक्टर के साथ, तो आता था मॉडिफाइड ड्यूरेशन। एंड वो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन क्या होता था कि सर से मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया, से मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को एमडी बोल रहा हूँ और मैक्यूलर ड्यूरेशन को डी बोल रहा हूँ। ठीक है, से मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया 2। इसका इंटरप्रिटेशन एक बार वर्बली कर लेते हैं। राइट, अगर इंटरेस्ट रेट 1% चेंज हुआ तो बॉन्ड का प्राइस चेंज होगा 2% इन द अपोजिट डायरेक्शन, इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी। एक बार ये जो डिसप्रपोर्शनेट चेंज है ना, एक्चुअल में तो डिसप्रपोर्शनेट चेंज है, एक बार अगर इसको इग्नोर करते हुए प्रपोर्शनेट चेंज का बात करें तो जाके मॉडिफाइड ड्यूरेशन सही। राइट, टू का मतलब ये है ना, फील द इंटरप्रिटेशन, इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस बाय 1% देन द बॉन्ड का प्राइस विल चेंज बाय 2% इन द अपोजिट डायरेक्शन, इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी। इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी का मतलब ये है कि यार एक बार डिसप्रपोर्शनेट को मार गोली, क्योंकि मिस्टर ए तो अभी जस्ट घुसा है फिक्स्ड इनकम के अंदर, अभी ये कर्व वगैरह का अंडरस्टैंडिंग उतना हाई नहीं होगा, तो बोल रहा है मेरे को एक बार प्रपोर्शनेट चेंज बताना गया कि अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड का प्राइस 2% गिरेगा, या फिर अगर 1% इंटरेस्ट रेट गिरा तो बॉन्ड का प्राइस 2% बढ़ेगा। राइट सर, लेकिन डिस्प्रपोर्शन है ना एक्चुअल में, पता है यार, लेकिन मिस्टर ए बोल रहा है यार अभी वो सब माता पच्ची में नहीं जाना है मेरे को, इट इज टू कॉम्प्लेक्स, एक बार मेरे को प्रपोर्शनेट बता। तो प्रपोर्शनेट अंडरस्टैंडिंग कौन देगा आपको? प्रपोर्शनेट का अंडरस्टैंडिंग कौन देगा आपको? मॉडिफाइड ड्यूरेशन। राइट, तो इसका इंटरप्रिटेशन आपने कर लिया होगा, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं। राइट सर, मिस्टर ए बोल रहा है चलो मेरे पास जो बॉन्ड है ना उसका मैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालता हूं, और मिस्टर ए के पास कौन सा बॉन्ड है सर? मिस्टर ए के पास जो बॉन्ड है वो पेज नंबर 289 में आपको दिखेगा, पेज नंबर 289 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो कैलसीज रखो अपने पास।
आ गया हूँ मैं, फिक्स्ड इनकम के करिकुलम में आ गया हूँ। पेज नंबर कितना कहा था यार मैंने, 289 आई थिंक, 289। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा है? द मैक्युलर ड्यूरेशन इन ईयर्स फॉर बॉन्ड वन। बॉन्ड वन है सपोज मिस्टर ए के पास, बॉन्ड वन का सर क्या फीचर्स, क्या क्या है, मतलब फेस वैल्यू, कूपन रेट, वाईटीएम एंड ऑल दैट, क्या है वो? राइट, लेट्स सी, पढ़ लेते हैं एक बार। मैं ऊपर का स्टोरी नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली यहां से पढ़ रहा हूँ। ऑल थ्री बॉन्ड्स, तीन बॉन्ड है ना, बॉन्ड वन, बॉन्ड टू, बॉन्ड थ्री। ऑल थ्री bonds are issued on 1st June 2026 and mature on 1st June 2030। तो कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, राइट, 4 years। एंड दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड वन पे फोकस करते हैं। कूपन 7% सेमी एनुअल, मतलब हर 6 महीने में कूपन मिलने वाला है। और वाईटीएम 3% है। सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग आपको है एपिसोड 1, राइट। यार ये अगर बॉन्ड 4 साल तक होल्ड करेंगे तो ऑन एन एवरेज घर में जो यील्ड आएगा दैट इज व्हाट, 3%। ठीक है, तो अपने को निकालना है मैक्युलर ड्यूरेशन। तो कैसे निकालते, जस्ट याद करो तो, ऑगस्ट कैंडिडेट्स कैसे निकालते मैक्युलर ड्यूरेशन? हम लोग एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे पहला कॉलम होता है पीरियड्स, दूसरा कॉलम होता है कैश फ्लो, तीसरा कॉलम होता है उस कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, एंड उसके बाद निकालना बहुत आसान है, राइट। एक बार मैं बना देता हूँ यहाँ पे पीरियड्स, फिर है कैश फ्लो। अगर भूल गए हो तो अब पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे रखो, सीख जाओगे। फिर उस कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, बस यहीं तक कॉलम चाहिए। उसके बाद हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे। पीरियड्स में सर 4 साल है, पीरियड्स का मतलब पीरियड्स ऑफ कैश फ्लो का बात हो रहा है सर। ऑल्दो बॉन्ड का मेच्योरिटी 4 साल है लेकिन कैश फ्लो 8 होंगे, हर 6 6 महीने में, एक साल में 2 बार, मतलब 4 साल में 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट 6 मंथ में कैश फ्लो कितना मिलेगा? फेस वैल्यू एक बार 100 अज्यूम कर रहा है, राइट। फेस वैल्यू 100, और आपको तो पता ही है कूपन पेमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू। कितना है कूपन रेट? 7%। 100 का 7% 7, लेकिन सर 6 6 महीने में मिलने वाला है तो 3.5 आता है आपको, एपिसोड 1, राइट। वेब सीरीज तो सर एपिसोड 1 से ही देखा जाता है, वैसे ये वाला जो सीरीज है वो भी एपिसोड 1 से ही देखना है। तो ये हो गया आपका 3.5, 100 × 7% × 6/12। तो फर्स्ट पीरियड का कैश फ्लो 3.5, सेकंड का 3.5, थर्ड का 3.5, फोर्थ का 3.5, फिफ्थ का 3.5, सिक्स का 3.5, सेवेंथ का 3.5, एट का आपको याद है सर? मेच्योरिटी में तो सर कूपन प्लस वो जो फेस वैल्यू है ना वो भी मिलता है सर। अपन ने एपिसोड 1 में भी देखा था, राइट, ट्रेडिशनल बॉन्ड में। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सर 3.5 प्लस 100। सर मेरे को तो ना फेस वैल्यू 1000 अज्यूम करना है, हाँ 1000 अज्यूम कर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मैंने 100 अज्यूम कर लिया। अब इसका मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है हर एक का। प्रेजेंट वैल्यू क्या रेट से, जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या रेट यूज करोगे? वाईटीएम यूज करोगे आप, ठीक है ना, एट वाईटीएम। चलो, आप चैंपियंस हो, मैं एक का हेल्प कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करोगे, ठीक है। 3.5 जो कहाँ पे खड़ा है, 6 महीने के बाद खड़ा है, उसका आज का वैल्यू क्या होगा? कैलसी में कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इसका सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो 3.5 को, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। 3.5 को एक बार एफ वी डाल दो, फ्यूचर वैल्यू, राइट। क्या रेट से पुल करना है सर? 3% से, लेकिन 3% तो साल का है। कैश फ्लो 6 महीने में खड़ा है और रेट ऑफ रिटर्न क्या है? साल का है। तो ये तो डिस्पैरिटी होगा, पैरिटी में लाने के लिए 3% को भी आधा करना पड़ेगा, 1.5%। आई बाई वाई क्या करोगे? 3% इंटू 6/12, दैट इज 1.5%। वन डाल दो एन, राइट। 1 ईयर्स नहीं है, पीरियड है, एक पीरियड पीछे, राइट। पीएमटी डाल दो 0 एंड करो सीपीटी पीवी।
बहुत ही आसान है, सबको आ रहा होगा। 3.5 को मेरे को आज प्रेजेंट वैल्यू निकालना है यार, तो 3.5 को डाल दिया एफवी। सर ये 3.5 को क्या रेट से पुल करूं, वाईटीएम से, लेकिन 3.5 तो 6 महीने में खड़ा है और वाईटीएम तो साल का है, तो पैरिटी लाने के लिए 3% का आधा कर दिया, 1.5% एक पीरियड पीछे मेरे को पुल करना, राइट। तो इसका आपका आएगा 3.44। कर लो कैलसी में। 3.5 एफ वी, 1 एन, 1.5 आई बाई वाई, 0 पीएमटी सीपीटी पीवी, 3.44, 2 डेसिमल में लिख रहा हूं। अब दूसरा वाला 3.5 का अगर आपको पीवी निकालना है तो एक सेकंड, कैल्सियम में सिर्फ आपको एक ही चीज चेंज करना है, एन को 2 कर दो। ये जो दूसरा वाला है 3.5, तो 2 पीरियड बाद है ना, राइट, 2 6 मंथ्स अवे, वैसा तो खाली एन को 2 करो, सीपीटी पीवी, बाकी सब तो है ही। तीसरा वाला 3.5 है तो उसको खाली एन में 3 कर दो, 3 पीरियड पीछे। चौथा वाला 3.5 को 4 पीरियड पीछे, जो भी आपका पीरियड्स है ना वो आपका एन में ले लो, राइट। ऐसा करते करते जाओ तो यार, दूसरा वाला है 3.39, तीसरा वाले का है 3.34, चौथा वाले का है 3.29। कुछ नहीं करना है, मैं तो खाली कैल्शियम एन चेंज कर रहा हूँ, राइट। देखो अभी पांचों वाले का मैं 5 एन डाल दूंगा, सीपीटी पीवी 3.24, 6 डाल दूंगा एन, सीपीटी पीवी 3.2, 7 डाल दूंगा एन में, सीपीटी पीवी 3.15, और लास्ट में 8 में सिर्फ 3.5 खड़ा है कि 3.5 प्लस 100, 3.5 प्लस 100, तो एफ को भी चेंज करना पड़ेगा, 103.5, 103.5 कर दो एफ, एन को चेंज करो 8, 8 को करो एन, सीपीटी पीवी, यार 91.88। ये सबका टोटल मारो, और ये सबका टोटल ही तो बॉन्ड प्राइस होता है, राइट। बी स्मार्ट, एक एक करके ऐसा टोटल मत करो। नॉर्मल बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम लोग, नॉर्मल बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये सब में क्या करेंगे, अगर मेरे को बॉन्ड को वैल्यू करना है तो मैं क्या करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फेस वैल्यू है 100, कूपन रेट है 7%, सेमी एनुअल, वाईटीएम दे के रखा हुआ है 3%, राइट। मेरे को निकालना है प्राइस। कैसे करेंगे, एकदम सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट सम, इस जो भी 100 है सर उसको एफ पुट करो, 100 एफ। कूपन कितना होगा, कूपन पेमेंट 3.5, 3.5 होगा आपका पीएमटी, 1.5 होगा आपका आई बाई वाई, एन कितना होगा, एन टोटल 4 है, 4 मतलब 8 पीरियड्स, 8 क्या होगा आपका एन, एंड देन सीपीटी होगा आपका पीवी। ऐसा करके आप स्मार्टली यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो। नहीं नहीं सर मैं तो टोटल करना है मेरे को, तो टोटल कर, ऑल्दो टोटल करना इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यार, टोटल क्या होगा यार, बॉन्ड का वैल्यूएशन, बॉन्ड का वैल्यूएशन तो आता है, फास्ट करना है। 100 एफ, 3.5 पीएमटी, 1.5 आई बाई वाई, राइट, 8 एन, सीपीटी पीवी, ये होगा 114.97। किसी को शक हो रहा है तो टोटल करके चेक कर ले, वही आएगा 114.97, राइट। अपने को निकालना क्या है, मैक्यूलर ड्यूरेशन निकालना है। तो मैक्यूलर ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, ये जो पीवी आया ना, पीवी को मल्टीप्लाई करो पीरियड के साथ, 3.44 इंटू 1 प्लस 3.39 इंटू 2 प्लस 3.34 इंटू 3 प्लस 3.29 इंटू 4, ऐसा करते 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 लास्ट में डिवाइड करना प्राइस के साथ, राइट। तो यहाँ पे जस्ट एक फीलर दे देता हूँ, मैक्यूलर ड्यूरेशन इज इक्वल टू 3.44 इंटू 1 प्लस 3.39 इंटू 2 प्लस, ऐसे करते 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 एंटर जाना है और डिवाइड करना है बॉन्ड के प्राइस के साथ। ये क्या है, बॉन्ड का प्राइस, प्राइस टुडे 114.97। लेट्स डू, कैल्सी को यूज करेंगे एओएस मोड में, ऑगस्ट के कैंडिडेट्स को सबको पता होगा एओएस मोड, राइट, बहुत फास्ट होता है। लेट्स डू इट, 3.44 इंटू 1 प्लस 3.39 इंटू 2 प्लस 3.34 इंटू 3 प्लस 3.29 इंटू 4 प्लस 3.24 इंटू 5 प्लस 3.20 इंटू 6 प्लस 3.15 इंटू 7 प्लस 91.88 इंटू 8, the whole divide by price 114.97, 7.18। अब ध्यान से देखना, 7.18 पीरियड्स है, जो हमने पीरियड से लेके रखा है ना,
हर एक पीरियड 6 महीने का है, 7.18 पीरियड्स ऑफ 6 मंथ ईच। अपने को ड्यूरेशन बोला ईयर्स में निकालने, राइट। अगर मैं ऐसे बोलूं 2 पीरियड्स ऑफ 6 मंथ ईच, तो कितना साल? 2 पीरियड 6 6 महीने के, मतलब कितना साल सर? 1 साल। तो 1 साल में 2 पीरियड होता है ना, कैसे आपने किया? 2 डिवाइड बाई 2 कर दिया। अगर मैं ऐसा बोलूं 4 पीरियड है 6 6 महीने के, तो कितना साल? 4 पीरियड है 6 6 महीने के, मतलब 2 साल। एक एक साल में 2 पीरियड होता है 6 6 महीने का, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना। फास्ट आपने कैसा किया? 4 डिवाइड बाई 2 कर दिया, राइट। वैसे ही 7.18 पीरियड्स ऑफ 6 मंथ ईच, तो मेरे को ईयर्स में लाना है, तो क्या करूंगा? 7.18 डिवाइड बाई 2, राइट। ईयर्स में लाना है तो 7.18 डिवाइड बाई 2, 3.59। वही तो देके रखा हुआ है, 3.59 ईयर्स, राइट। तो बहुत ही आसान है। अगर सर क्वार्टरली पीरियड होता तो क्या करते थे? डिवाइड बाई 4 कर देते। 6 6 महीने का पीरियड तो इंटू 6/12 कर देते थे। 6/12 का मतलब डिवाइड बाई 2, 3/12 का मतलब इफेक्टिवली डिवाइड बाई 4, राइट। तो 7.18 पीरियड ऑफ 6 मंथ ईच, मतलब 3.59 ईयर्स, राइट। ये तो था मैक्युलर ड्यूरेशन। अल्टीमेटली स्टोरी क्या बोलता है? स्टोरी तो ये बोल रहा है कि यार मिस्टर ए को ये जानना है कि अगर 1% बॉन्ड, 1% इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो यार बॉन्ड का प्राइस कितना परसेंट चेंज होगा। वो आंसर कहाँ पे मिलेगा? मॉडिफाइड ड्यूरेशन मिलेगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? मैक्युलर ड्यूरेशन चाहिए। अभी हमने क्या निकाला? मैक्युलर ड्यूरेशन निकाला। मॉडिफाइड ड्यूरेशन अब निकलेगा, बहुत ही आसान है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ पे इन लोगों ने बोला है मॉडिफाइड ड्यूरेशन फॉर बॉन्ड 2। हम लोग तो बॉन्ड 1 का कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बॉन्ड 1 का कर रहा हूँ, 2 का आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। सेम 2 का मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले बॉन्ड 2 का मैक्युलर ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा, एंड देन मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अब यहाँ पे कर रहा हूँ। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है? ड्यूरेशन डिवाइड बाय पीरियोडिक वाईटीएम फैक्टर। पीरियोडिक वाईटीएम फैक्टर। ड्यूरेशन आया है सर 3.59, डिवाइड बाय वाईटीएम कितना है? वाईटीएम 3% है, लेकिन मेरे को पीरियड का लेना है, सिंस 6 6 महीने में कूपन दे रहा है, तो 6 महीने का कितना होगा वाईटीएम? 1.5%, 1.5% का फैक्टर 1.015। 3.59 डिवाइड बाय 1.015, 3.53 समथिंग, दैट इज 3.54। इसको परसेंट में बोला जाता है, राइट। देखो आंसर में ना, ऑप्शन ए देखो 3.54 है। 3.54 इज एक्चुअली मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है। अब यार एक बार 3.54 का इंटरप्रिटेशन बोल दो ना। सर इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस बाय 1%, bonds price will change by 3.54% in the opposite direction, ignoring and makes it। ओ माय गॉड मिस्टर, ये तो बोला यार, ये फिक्स्ड इनकम सही में बवाल है यार, बवाल तो है ही, राइट। ये इसको अंडरस्टैंडिंग आ गया कि अच्छा ये सीन है भाई। अपना कितना आया था? 3.54% आया था ना। मेरे को एक स्टोरी बिल्डअप करना है, तो मैं यहां से लिखता हूँ 3.54%। 3.54% का इंटरप्रिटेशन लिखता है। इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस by 1%, then bonds price will change by 3.54% in the opposite direction, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है।
ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा, प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा कि डिसप्रोपोर्शनेटली चेंज होगा? अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3.5% का, 3.54% का बात करें तो ये 3.54% इज प्रोपोर्शनेट कि डिसप्रोपोर्शनेट? सर प्रोपोर्शनेट, राइट? इसलिए दोनों इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी। एक बार मिस्टर ए बोलता है भाई रुक जा, इतने में मेरा हालत खराब हो गया है, एक बार कर्व को भूल जा, स्ट्रेट लाइन का बात करते हैं। दैट इज प्रोपोर्शनेटली। अब ये देखा, अच्छा यार इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस, अब इसके माइंड में डाउट आ गया, ये इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा ये कहाँ से होता है भाई, ये कब होता है, कौन करता है ये इंटरेस्ट रेट को, कौन कर रहा है कंट्रोल, कैसे कर रहा है वो, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है इंटरेस्ट रेट को? इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं सेंट्रल बैंक्स। तो मिस्टर ए को अगर ये जानना है कि यार हु इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट्स, सेंट्रल बैंक, बाय कंडक्टिंग व्हाट, मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे सर ए ये पूछ रहा है, हाउ विल आई नो वेदर interest rate is going to rise or fall? जवाब है यार मॉनेटरी पॉलिसी देख। मॉनेटरी पॉलिसी आपका इकोनॉमिक्स का स्टफ है, राइट? आई थिंक आई डिड नॉट हैव टू स्पेसिफाई कौन सा टॉपिक कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, राइट? कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से सब्जेक्ट से। मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है, मिस्टर ए ढूंढ रहा है। सर मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजंस लिया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। किसके रिगार्ड्स में? विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा करें कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करे, इसका डिसीजन लिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में। और ये डिसीजन से डायरेक्टली अफेक्टेड कौन है? इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट प्राइस ऑफ द मनी, राइट? अगर मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा है, कोई चीज का सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो प्राइस गिरता है ना। तो अगर मनी का सप्लाई ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा। लेकिन अगर मनी का सप्लाई कम कर दिया सेंट्रल बैंक ने, कोई भी चीज का सप्लाई कम हो जाता है तो प्राइस बढ़ता है। मनी का सप्लाई कम होने से इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है, डिसीजंस टेकन बाय सेंट्रल बैंक with respect to increase or decrease in money supply। मनी का सप्लाई अगर सेंट्रल बैंक बना बढ़ाने का सोचता है, इंक्रीज करने का सोच रहा है, इसी को कहते हैं व्हाट, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एमपी कर देता हूँ, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। और एकदम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज चाहिए तो क्वांटिटेटिव ईजिंग। कैसे सर, कैसे करेगा?
मनी का सप्लाई बढ़ाना है, इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ाना है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, लोगों के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, वो बाई करेगा। तो लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करेगा और उनको बदले में क्या देगा? पैसा। तो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई हो गया ना। तो यहाँ पे क्या करेगा? बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब पैसे का सप्लाई बढ़ा दिया इकोनॉमी में, राइट, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट होगा कम। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि सेंट्रल बैंक को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है। तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होता है, तो कहने से बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस विल टेक द लोन, राइट, एंड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट्स। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो यार लोग बैंक्स एंड ऑल दैट में पैसा डिपॉजिट करने का नहीं सोचते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। उससे अच्छा यार चलना कंज्यूम ही कर लेते हैं। तो एनकरेज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। नहीं सर, सेंट्रल बैंक ये सोच रहा है कि यार मनी का सप्लाई को कम करो। डिक्रीज, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सर सोफिस्टिकेट लैंग्वेज में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, टाइटनिंग, राइट, क्यू टी कर रहा हूं, टाइटनिंग। कैसे करेगा सर? यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करेगा, जैसे इशू करेगा तो लोगों के पास सिक्योरिटीज आ जाएंगे और उनसे पैसे खींच लेंगे, राइट। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिससे कि क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग कंजम्पशन कम करेंगे, लोग बैंक्स एंड ऑल दैट में डिपॉजिट्स करेंगे टू गेट द हायर इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट्स कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट प्रोजेक्ट्स का बात कर रहा हूँ, राइट। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कॉर्पोरेट हाउसेस लोग बोरो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द हाइक इन द इंटरेस्ट रेट। तो क्या होगा? डिस्करेज होगा किस चीज को? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। स्टोरी याद है? मिस्टर ए को तो यही पता लगाना था कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है कि गिरने वाला है। तो मिस्टर ए अब मॉनेटरी पॉलिसी को देखेगा, राइट। जब कभी भी आरबीआई का मीट होता है या फेड का मीट होता है, उसको ध्यान से सुनेगा और ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कोशिश करेगा कि यार आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है कि गिरने वाला है। क्योंकि अगर आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, और मिस्टर ए ने तो बॉन्ड होल्ड कर रखा है ना। स्टोरी, सब स्टोरी चल रहा है, यही तो पता लगाना था। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर 485। Question number one, question number two, and question number three. चलो, when a central bank announces a decrease in its official policy rate, एक बार समझो तो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कर रहा है, डिक्रीज डिक्रीज इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो कहने से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। द डिजायर्ड इम्पैक्ट इन एन इज एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कम होने से इंक्रीज क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा सर। ए। क्वेश्चन नंबर टू, which action is a central bank least likely, बोला है least likely to take if it wants to encourage business and household to borrow for investment and consumption purposes? एक सेकेंड। अगर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन को एनकरेज करना है तो इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम कब होगा? जब मनी सप्लाई बढ़ेगा। मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा?
जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करेगा। ये तो होगा, ये उसको करना पड़ेगा इफ इट वांट्स टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। लेकिन क्वेश्चन पूछा है लीस्ट लाइकली। ऑप्शन है क्या है, सेल लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर सेल कर दिया तो पैसा खींच लेगा, पैसा खींच लेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, राइट। तो लीस्ट लाइकली में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी एंड सी तो क्या है, लाइकली है। अगर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है तो परचेस करो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, परचेस करो मॉर्गेज बॉन्ड्स एंड ऑल दैट, ठीक है, जिससे कि इकोनॉमी में पैसा सप्लाई हो। तो ए इज व्हाट, लीस्ट लाइकली। इंपॉर्टेंट ना, लीस्ट लाइकली में फंसोगे। जब कभी भी लीस्ट लाइकली में फंसे तो मैंने सोचने का तरीका बता दिया। आप ऐसे सोचो कि यार लाइकली, तीन ऑप्शंस में से दो लाइकली होंगे, जो बच गया वो लीस्ट लाइकली होगा। थ्री, अ सेंट्रल बैंक रिपीटेड ओपन मार्केट परचेस, परचेस कर रहा है, पैसा छोड़ रहा है, राइट। डिक्रीज इन मनी सप्लाई की इंक्रीज, इंक्रीज ना। तो ऑप्शन ए बोलता है डिक्रीज द मनी सप्लाई, गलत। इज प्रोहिबिटेड, कुछ भी। इज कंसिस्टेंट विद एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। परचेस करेगा, इकोनॉमी में सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ेगा, एक्सपेंशनरी। तो ये बोला यस, अब मैं चैंपियन बनते जा रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है फाइनेंस अब क्या कैसे इंटरकनेक्टेड है। एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते, 2 मिनट, कहीं नहीं जाना है, 2 मिनट। यार मजा आ रहा होगा तो बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उनको भी हेल्प होगा। जो लोग अभी अगस्त में पेपर दे रहे हैं या जो लोग नवंबर में पेपर दे रहे हैं, उनका मेजोरिटी सब्जेक्ट्स अगर हो गया है तो, राइट। जो कोई भी फ्रेश कैंडिडेट से एकदम स्टार्ट ही करना है तो यार उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये तो एकदम वैसा रिवीजन चल रहा है। फ्रेश कैंडिडेट्स को अगर लेवल 1 करना है तो फुल फुल कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको अगर स्टार्ट करना है लेवल 1 तो प्लीज रेकमेंड कीजिए। गूगल फॉर्म का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यही एक रिक्वेस्ट है आपसे। इफ यू लाइक दिस देन डू स्प्रेड इट आउट विथ योर फ्रेंड्स। और आपको अगर एग्जाम्स में क्या कैसे हेल्प हुआ ये भी मेरे को बताना, काफी अच्छा लगता है, राइट। यू कैन मैसेज मी यूट्यूब में, आप बता सकते हो कि सर ये रिविजन ऐसे सेशंस हेल्प हुए कि नहीं हुए आपको, ठीक है। दैट्स अ रिक्वेस्ट। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब यहां तक मिस्टर ए काफी मेच्योर्ड हो गया है। काफी बोलना सही नहीं होगा, बट एक अच्छा खासा मेच्योरिटी, एक रिलेटिव मेच्योरिटी एज कम्पेयर टू द लेमैन उसका काफी बढ़ गया है। वैसा कि उसने एपिसोड 1 में पोर्टफोलियो एंड ऑल दैट बना लिया, एपिसोड 2 में इंडेक्स वगैरह के बारे में जान लिया, एपिसोड 2 में ही उसने इंटरेस्ट रेट कैसे बॉन्ड प्राइस को अफेक्ट करता है ये पता लगा लिया, और कितना परसेंट बॉन्ड प्राइस चेंज होगा ये पता लगा लिया, इंटरेस्ट रेट किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है यार कौन है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जान लिया। अब आपको याद है एपिसोड 1 में इसको इसने ये पूछा था कि यार इक्विटी बॉन्ड के अलावा कोई दूसरे भी एसेट क्लास है क्या। तो हमने बोला था यार ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास है ना। और एपिसोड 1 में जस्ट उसने ये पता लगाया कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इफ यू रिकॉल। और ट्रेडिशनल में हमने म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले लिया था, ऑल्टरनेट में हमने हेज फंड के एग्जांपल ले लिया था, फिर डिस्कस किया कि सर म्यूचुअल फंड ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ये कम ट्रांसपेरेंट है, म्यूचुअल फंड ज्यादा लिक्विड है, ये कम लिक्विड है, म्यूचुअल फंड को रेगुलेशंस बहुत ज्यादा टाइट है, वेराज हेज फंड्स को रेगुलेशंस बहुत ज्यादा यू नो लूज है एंड ऑल दैट, राइट। अब ये देख रहा है कि यार आप बताओ ना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में कौन से इन्वेस्टमेंट एरियाज है, क्या क्या है, राइट। मिस्टर ए wants to explore the alternative investments area। तो यार इसको दिखा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में, यार ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत बड़ा है।
हेज फंड्स है, प्राइवेट कैपिटल है, रियल एस्टेट है, नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर भी तीन पार्ट है। वन इज कमोडिटी, वन इज फार्मलैंड, वन इज टिम्बरलैंड। You have infrastructure, lastly you have digital assets, crypto, in crypto, right? तो इसको बाप रे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में इतना सब कुछ है यार। इतना सब कुछ तो एक साथ तो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी माइंड अभी एकदम ओवरलोड हो गया है फिक्स्ड इनकम इक्विटी इंडेक्स वगैरह देख दाख के, राइट। अब बोला है एक के पीछे पड़ते हैं, मेरे को हेज फंड्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देना। तो ये बोला है यार हेज फंड्स के पीछे पड़ते हैं, क्या होता है ये हेज फंड्स का, क्या स्ट्रक्चर है इनका, राइट। तो हेज फंड्स के पीछे गया, इसने देखा जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें क्या होता है, कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े लोग जिनको लिमिटेड पार्टनर्स कहते हैं, LP1, LP2, लिमिटेड पार्टनर्स 3, इन लोग पैसा देते हैं किसको, हेज फंड को। और इनका पैसा जो संभालता है उसको हम लोग कहते हैं मैनेजिंग पार्टनर या फिर जनरल पार्टनर, राइट। ये हेज फंड है। अब हेज फंड लिमिटेड पार्टनर से पैसा लेके ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेगा। ये है इन्वेस्टमेंट्स, राइट। कहाँ कहाँ कर सकता है सर, जहां उसका मन है वहां कर सकता है, क्योंकि हेज फंड्स को कोई रोक टोक थोड़ी है। वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ले सकता है, अनलिस्टेड कंपनी के ले सकता है, प्राइवेट कंपनी के ले सकता है, डेरिवेटिव्स में कुछ पैसा लगा सकता है, शॉर्ट कर सकता है, लॉन्ग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट। इसीलिए तो एपिसोड 1 में लिखा था एक्सटेंसिव यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, लेवरेज एंड शॉर्ट सेलिंग, राइट। तो यार स्ट्रक्चर पता चला कि LLP स्ट्रक्चर है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्ट्रक्चर। और मिस्टर ए को लिमिटेड पार्टनर, मिस्टर ए लिमिटेड पार्टनर बनने का सोच रहा है, विजय सोच ही रहा है। तो पहले देखा क्या कैसा स्ट्रक्चर है वो, अच्छा ऐसे पैसा देते हैं हेज फंड को और हेज फंड मैनेज करता है, ओके। और बदले में ये जो मैनेजिंग पार्टनर है जो पैसा संभाल रहा है, ये मुफ्त में तो नहीं करेगा, ये फीस चार्ज करेगा। दो टाइप के फीस हैं, मैं देखा फीस चार्ज बाय मैनेजिंग पार्टनर, दो टाइप के। एक पैसे को मैनेज करने का मैनेजमेंट फी, और ऑब्वियसली यार मैनेजिंग पार्टनर पूरा का पूरा ब्रेन्स लगा रहा है, राइट, टू जनरेट अट्रैक्टिव रिटर्न्स। तो यार रिटर्न्स जो प्रॉफिट्स है ना, उसका भी कुछ हिस्सा मैनेजिंग पार्टनर लेगा, उसको कहते हैं इंसेंटिव फी। मिस्टर ए यही सब तो देख रहा है, अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैनेजिंग पार्टनर मैनेजमेंट फी इंसेंटिव फी लेता है, ओके। फिर सोचा चलना यार हेज फंड में पैसा लगाते हैं, अरे रुक जा, रुक जा भाई। जैसे ही गया हेज फंड में पैसा लगाने के लिए, अंदर देखा, अंदर तो समुंदर है। हेज फंड्स के भी अलग अलग वैरायटी है। बाप रे क्या बात कर रहे हो सर, हाँ। हेज फंड्स के इतने सारे वैरायटी है ना, वो सारे वैरायटी को ना कुछ ग्रुप्स में हमने क्लासिफाई किया है, वेरियस हेज फंड स्टाइल्स। कुछ ऐसे हेज फंड्स हैं जो इवेंट्स में स्पेशलाइज करते हैं, कहीं पे भी अगर मर्जर हो रहा हो, कहीं पे कुछ बायबैक हो रहा हो, IPO आ रहा हो, कुछ डिविडेंड के बारे में बात चल रहा हो, राइट। तो कुछ कंपनी में गड़बड़ी चल रहा हो, इवेंट, कुछ भी एक इवेंट होता है ना कंपनी के टुवर्ड्स, उसमें स्पेशलाइज करते हैं कुछ हेज फंड्स लोग। तो एक कैटेगरी है इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन के अंदर भी बहुत है। इवेंट ड्रिवन के अंदर कुछ ऐसे हेज फंड्स है जो स्पेशलाइज करते हैं ओनली इन द मर्जर आर्बिट्राज। यू हैव मर्जर आर्बिट्राज,
डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज इन्वेस्टिंग, कुछ ऐसा कंपनी है जहां पे बहुत सारा डिस्ट्रेस चल रहा है, तो हेज फंड वो कंपनी में कुछ स्टेक ले लेगा, उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज इन्वेस्टिंग। एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब हेज फंड एक कंपनी में एक सिग्निफिकेंट स्टेक ले लेगा और एक्टिविस्ट का काम करेगा, बाकी शेयर होल्डर्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा कि यार आप लोग अपना शेयर्स बाकी शेयर होल्डर को बोल रहा है हमको बेच दो, हेज फंड्स बोल रहा है ऐसा, या फिर आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ और ये कंपनी को टर्न अराउंड करते हैं, कंपनी अभी खराब चल रहा है, ये कंपनी को लाइन में लाना जरूरी है। तो हेज फंड सबसे पहले क्या करेगा, वो कंपनी का एक रीजनेबल स्टेक ले लेगा 5-10%, जिससे कि एक डोमिनेंस पावर रहे। एंड जैसी मीटिंग होते हैं एजीएम एंड ऑल दैट में, बाकी शेयर होल्डर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, कहते हैं कि यार हमारे साथ जुड़ जाओ, कंपनी अभी खराब चल रहा है, हम ऐसा स्ट्रैटेजी बताएंगे कंपनी को जिससे कि कंपनी सही डायरेक्शन में आ जाए। एक्टिविस्ट, राइट। अभी यहाँ पे डिग नहीं करूंगा ज्यादा, ठीक है। लास्ट में स्पेशल सिचुएशन, एक इवेंट ड्रिवन के अंदर इतने टाइप्स के हेज फंड्स। फिर दूसरा, कुछ ऐसे हेज फंड्स है जो इक्विटी में स्पेशलाइज करते हैं, इक्विटी। पहला वाला है लॉन्ग शॉट, जो भी अंडर वैल्यूड शेयर्स है उसको बाई करेंगे, जो भी ओवर वैल्यूड शेयर्स है उसको शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग शॉट। और कुछ ऐसे हेज फंड्स है जो डेडिकेटेडली सिर्फ शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं, राइट, डेडिकेटेड शॉर्ट बायर्स। कुछ ऐसे हेज फंड्स है जो ग्रोथ रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, फंडामेंटल ग्रोथ, एफजी कर रहा हूँ। कुछ ऐसे हेज फंड्स है जो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, फंडामेंटल वैल्यू, राइट। वैल्यू स्टॉक्स, ऐसे वैल्यू स्टॉक्स जिनमें पोटेंशियल है आउट परफॉर्म करने का, राइट, फंडामेंटल वैल्यू। तो ये सारा का सारा आपका। हाँ, और एक है मार्केट न्यूट्रल, राइट। मार्केट न्यूट्रल में भी यही होता है यार, कुछ लॉन्ग करेंगे कुछ शॉर्ट करेंगे, सच दैट ना ही लॉन्ग बायस हो ना ही शॉर्ट बायस हो, मतलब नेट नेट एक्सपोजर क्या होना चाहिए, जीरो, बीटा जीरो कर देंगे। कैसे, क्या डाइवर्ट नहीं करेंगे, इक्विटी रिलेटेड के अंदर इतने हैं, राइट। मतलब ये ऐसे हेज फंड से जो इक्विटी में स्पेशलाइज करते हैं। वी हैव लॉन्ग शॉर्ट, वी हैव शॉर्ट बायस, फंडामेंटल ग्रोथ, फंडामेंटल वैल्यू, मार्केट न्यूट्रल। यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ मार्केट न्यूट्रल में, नेट बीटा जीरो। तो जीरो, तो मिस्टर ए ने इग्नोर किया, ठीक है यार, नेट बीटा जीरो, एक्सपोजर नेट नेट में जीरो कर देते हैं वैसा, मतलब ना ही लॉन्ग एक्सपोजर होगा, नेट नेट लॉन्ग एक्सपोजर होगा, ना ही नेट नेट शॉर्ट एक्सपोजर होगा, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली तो मिस्टर ए का सोचो ना, वो बेचारा एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसका भी तो एक माइंड का कैपेसिटी है, तो यहाँ पे रुक गया वो, बोला यार आगे देखेंगे इसको, ठीक है। फिर कुछ ऐसे हेज फंड्स हैं जो बॉन्ड्स में स्पेशलाइज करते हैं, बॉन्ड्स में, उसको कैटेगराइज किया है हमने इन रिलेटिव वैल्यू सेक्शन, रिलेटिव वैल्यू। इसके अंदर सबसे पहला है कन्वर्टेबल फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज, डाइवर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है आपका एक फिक्स्ड इनकम जनरल टाइप का, नॉर्मल फिक्स्ड इनकम में जो बाइंग सेलिंग करेगा। एक ऐसे फिक्स्ड इनकम है जो एबीएस एमबीएस से रिलेटेड, एसेट बैक सिक्योरिटीज, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। ये हो गया फिक्स्ड इनकम रिलेटेड। कुछ हेज फंड्स लोग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है उसको देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं, राइट। और जैसे कि अगर उनको दिख रहा है कि यार पूरा का पूरा, मतलब ग्लोबल लेवल पे खेल रहे हैं, उनको अगर ऐसा दिख रहा है हेज फंड्स को कि यार यूएस का इकोनॉमी बढ़िया करने वाला है एज कम्पेयर टू इंडियन इकोनॉमी, मतलब यूएस का से स्टॉक मार्केट बढ़िया करने वाला है एज कम्पेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट, तो यूएस के स्टॉक मार्केट में हो जाएंगे लॉन्ग और इंडियन स्टॉक मार्केट में हो जाएंगे क्या, शॉर्ट, राइट। तो सर ये इन लोग कैसे पता लगाएंगे, इन लोग स्टडी कर रहे हैं, यूएस की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, मतलब सर ग्लोबल लेवल पे इन लोग पोजिशन बना रहे हैं क्या, यस। तो अपॉर्चुनिस्टिक के अंदर जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखा वहां पे
दो पार्ट है, एक मैनेज्ड फ्यूचर्स फंड, मैनेज्ड फ्यूचर्स फंड, राइट। यहाँ पे हम लोग फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा पोजीशंस बनाते हैं। एंड सेकंड इज ग्लोबल मैक्रो। ठीक है, इतने टाइप के तो सिर्फ हेज फंड्स हैं। अब मिस्टर ए को ये डिसाइड करना है कि यार उसको कौन सा हेज फंड चुनना है भाई। इवेंट ड्रिवन वाले में जो हेज फंड्स है उसको लेना है, इक्विटी रिलेटेड वाले में है, जो रिलेटिव वाले में है, या फिर जो अपॉर्चुनिस्टिक में है। बाप रे, इट्स अ ह्यूज टास्क, डॉन्टिंग टास्क, राइट। बट लेवल 1 में शांत किया हुआ है। इसके अंदर का आपको डिस्क्रिप्शन बताया हुआ, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो अभी हम लोग ये एपिसोड में नहीं करेंगे। ये एपिसोड में जस्ट यार इतने टाइप्स के तो सिर्फ हेज फंड्स है, राइट। लेट्स सी, सिर्फ इतने बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या हमारा। वी हैव, यहाँ पे जा रहा हूं मैं, पेज नंबर 408 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। फोर जीरो एट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफ द फंड ऑफ हेज फंड्स। बोलो कौन सा, लिमिटेड पार्टनर की जनरल पार्टनर। सर जनरल पार्टनर। बी, लिमिटेड पार्टनर्स तो वो हैं जो लोग पैसे देते हैं, और जनरल पार्टनर उनके पैसे को संभालता है, राइट। जनरल पार्टनर बोल लो या फिर मैनेजिंग पार्टनर बोल लो। Question number 6. The strategy that identifies opportunities for future merger, bankruptcy और spin-off. Merger, bankruptcy, this, that, ये तो event driven हो गए, not event driven. Question number 7. A money manager, a money manager was reviewing the automobile sector and identified that the stock of General Motors is relatively overvalued. Okay, General Motor relatively overvalued है, तो General Motor को करेगा sell एज कंपेयर टू फोर्ड ए। तो फोर्ड ए अंडर वैल्यूड है, तो फोर्ड को क्या करेगा, सॉरी फोर्ड अंडर वैल्यूड है तो फोर्ड को क्या करेगा, बाई करेगा। समझा। तो शेयर्स का बात कर रहे हैं, शेयर्स का तो इक्विटी रिलेटेड हो गया है। तो लेट्स सी, अ मनी मैनेजर परचेजेस 100 शेयर्स ऑफ फोर्ड क्योंकि अंडर वैल्यूड है, एंड शॉर्ट्स 150 शेयर्स ऑफ जनरल मोटर क्योंकि ओवर वैल्यूड है। इट टर्न्ड आउट दैट द मैनेजर्स परसेप्शन वाज राइट। ओके, at the end of the quarter she unwinds both positions, making a profit on both positions. Okay, what is this strategy called? इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट। इवेंट ड्रिवन तो हो नहीं सकता, रिलेटिव वैल्यू तो फिक्स्ड इनकम के रिलेटेड है, राइट। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट ए, राइट। तो उतना ही बेस से मिस्टर ए को आइडिया आ गया। ओके यार, आई एम नाउ एबल टू इजिली आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स। तो मेरा एक जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स द हेज फंड, मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मिस्टर ए बोल रहा है। आपको याद है मिस्टर ए ने एपिसोड 1 में पोर्टफोलियो को सेफ रखने के लिए क्या चीज बाई किया था, याद है। एपिसोड 1, जिसने एपिसोड 1 बहुत बढ़िया तरीके से देखा वो बोलेगा। एपिसोड 1 में ये एक डाउट आया था मिस्टर ए को कि यार कल के तारीख में अगर मार्केट क्रैश हो गया तो मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा, तो मेरे को मेरे पोर्टफोलियो को बचाना है। तो याद है उसने एक डेरिवेटिव का यूज किया था जिसका नाम था पुट ऑप्शन, राइट। यहाँ पे जस्ट ऐसा लिख रहा हूं, मिस्टर ए को याद आया, रिकॉलिंग एपिसोड 1। क्या याद आया एपिसोड 1 में?
what put option, राइट, पुट ऑप्शन बाई किया ना। अब मिस्टर ए ये सोच रहा है कि यार जैसे इक्विटी के केस में हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, एपिसोड 1 में वैल्यूएशन किए थे बेस्ड ऑन डीडीएम बोल लो या बेस्ड ऑन एंटरप्राइज वैल्यूएशन बोल लो, क्या काम था वहां पे? सर इक्विटी का शुड बी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं IV0 एंड उसको मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। और अगर मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू तो ओवर वैल्यूड, इफ प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू तो अंडर वैल्यूड। ये इक्विटी का अंडरस्टैंडिंग है। मिस्टर ए यही अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस में लगा रहे हैं। मिस्टर ए ये सोच रहा है कि सर कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या जिससे हम अ, जिससे हम ये फाइंड आउट कर सके कि सर ये पुट ऑप्शन का क्या सही में वैल्यू है एंड वर्सेस ये क्या प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। आप समझ रहे हो मिस्टर ए क्या सोच रहा है? मिस्टर ए मेच्योर होते जा रहा है, राइट। मिस्टर ए बोल रहा है यार मैंने एपिसोड 1 में पुट ऑप्शन तो बाई किया था, लेकिन मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि यार पुट ऑप्शन का सही मायने में प्राइस क्या है। कोई ऐसा तरीका है, कोई वैल्यूएशन मॉडल है? हाँ है ना सर, राइट। डेरिवेटिव्स में जाते हैं, वैल्यूइंग ऑप्शंस, बोल रहा है हाउ डू आई गेट टू नो द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। We have रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच, जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि यार पुट ऑप्शन का क्या वैल्यू होगा डेरिवेटिव्स में। यहाँ पे रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच। तो होता क्या है सर, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू जीरो में एक स्पॉट प्राइस रहता है S0। वो स्पॉट प्राइस कुछ पीरियड के बाद से 1 साल के बाद या तो S1 होगा या तो S2 होगा, अपने को नहीं पता, या तो S1 हो सकता है या तो S2 हो सकता है, राइट। आ, कि S1 का मतलब जो अभी प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस, उसका एक फैक्ट परसेंट देके रखा होगा क्वेश्चन में क्लियर कट की यार से 1 साल के बाद स्टॉक प्राइस 12% ऊपर जा सकता है या फिर 10% नीचे जा सकता है, ओके। अगर S1 हो गया तो पे ऑफ क्या होगा ये निकालेंगे, और अगर S2 हो गया तो पे ऑफ क्या होगा ये निकालेंगे, राइट। ये कैसे, T इज इक्वल टू 1, तो T इज इक्वल टू 1 में पे ऑफ है हमारा ऑप्शन का पे ऑफ फ्रॉम ऑप्शन। याद आ रहा होगा, राइट। अभी का स्पॉट प्राइस है उसको एक पीरियड के बाद या तो ये प्राइस होगा या तो अप प्राइस होगा या तो डाउन प्राइस होगा। अप प्राइस हुआ तो पे ऑफ क्या, डाउन प्राइस हुआ तो पे ऑफ क्या, राइट। तो पे ऑफ जो आ रहा है वो तो 1 साल के बाद खड़ा है। अपने को क्या करना है, ये दो पे ऑफ है, ये दोनों पे ऑफ का एक एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना। एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकालते, कोई भी चीज का एक्सपेक्टेड कैसे निकालते बोलो ना। वो चीज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। याद करो क्वांट्स आपको देके रखा है बहुत सारे डिविडेंड्स, या तो 10 रुपए होगा या तो 20 रुपए होगा या तो 30 रुपए होगा। 10 मिलने का चांस इतना, 20 मिलने का चांस इतना, 30 मिलने का चांस इतना। तो बताइए ना यार एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना। तो 10 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 20 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 30 इंटू प्रोबेबिलिटी, ऐसे करते हो क्वांट्स में। वैसे ही पे ऑफ या तो कुछ होगा या तो कुछ होगा। सर एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा? पे ऑफ, पे ऑफ 1 कर देता हूँ, P1, और यहाँ P2। पे ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस पे ऑफ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को इन लोग डिनोट करते हैं पाई के साथ, पाई। प्लस पे ऑफ 2 इंटू 1 - पाई लिख दो, 40%। ये पाई है 40% प्रोबेबिलिटी। अप का प्रोबेबिलिटी 40%, तो डाउन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? कॉमन सेंस 60%। टोटल प्रोबेबिलिटी हैज टू बी 100 ना।
अब ये जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ आया है कहां पे आया है, टी इज इक्वल टू 1 में। सर मेरे को ना वैल्यू 0 पे चाहिए, तो ये जो भी एक्सपेक्टेड पे ऑफ है इसको आप पुल करोगे टू गेट द वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0, और यही होगा आपका पुट ऑप्शन का शुड बी प्राइस। पुल करोगे मतलब एक्सपेक्टेड पे ऑफ को यहाँ पे लिख देता हूं, पीवी ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ आर एफ। क्वेश्चन में सब कुछ दे के रखा होगा, आपको जस्ट विजुअलाइज करना है कि यार एक स्पॉट प्राइस होगा, उसको अपन एक स्पॉट प्राइस होगा, एक पीरियड के बाद वो स्टॉक स्टॉक का प्राइस कितना हो जाएगा, परसेंटेज दिया रहेगा। तो S1 S2 आ गया, राइट। S1 अगर हो गया तो पे ऑफ क्या, S2 अगर हो गया तो पे ऑफ क्या। ओके सर, दो पे ऑफ आ गए, तो पे ऑफ 1 होगा कि पे ऑफ 2 होगा। सर एक एक्सपेक्टेड निकाल लेते हैं ना, पे ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी, पे ऑफ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी। जो भी एक्सपेक्टेड पे ऑफ आया टी इज इक्वल टू 1, उसका प्रेजेंट वैल्यू वही पुट ऑप्शन का शुड बी प्राइस, राइट। अब सर ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, इसका भी फॉर्मूला है। जो भी रिस्क फ्री रेट रहेगा ना उसका फैक्टर, रिस्क फ्री रेट का फैक्टर माइनस शेयर प्राइस 12% अप जाएगा, तो अप मूव जो भी है ना उसका फैक्टर माइनस अप फैक्टर कर देता हूं, डिवाइड बाय अप फैक्टर माइनस डाउन फैक्टर। ये है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला पाई, तो 1 माइनस पाई आ जाएगा। लेट्स डू इट ना। पेज नंबर 233 का क्वेश्चन नंबर 1। टू थर्टी थ्री। बाय द वे ये पूरा का पूरा लर्निंग मॉड्यूल के ऊपर अभी रिसेंटली वीडियो आया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा का पूरा ये क्वेश्चन सेट सॉल्व किया हुआ है। अभी यहाँ पे सिर्फ वैल्यूएशन निकालने पे फोकस करते हैं, ठीक है। लेट्स रीड इट आउट। स्पैर कॉइन वाला ही है, और लेट्स सी। प्राइवेट बैंक, फलाना फलाना, a private wealth manager in Munich has a number of clients with a large holdings in German fintech firm Sparcoin. Cleaner's analyst is concerned about a drop in the Sparcoin share price. यही तो था यार, प्राइस अगर गिर जाएगा तो इसका डर लग रहा है, बचने के लिए पुट ऑप्शन, राइट। And is recommending to clients that they should consider purchasing a 1-year put with an exercise price of €100। ये एक्साइज प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है। स्पैर कॉइन स्पॉट प्राइस देके रखा हुआ है, इट पेज नो डिविडेंड, रिस्क फ्री रेट देके रखा हुआ है 0.37%। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्लीनर्स एनालिस्ट एस्टिमेट्स अ 50-50 चांस दैट द प्राइस ऑफ स्पैर कॉइन विल ईदर इंक्रीज बाय 12%, या तो 12% अप होगा या तो डिक्लाइन बाय 10%, ओके, एट द मेच्योरिटी, एट द पुट ऑप्शंस एक्सपायरेशन डेट, ओके। Which of the following statement best describes the no arbitrage option price implied by this assumption? बोल रहा है कि यार इसके हेल्प से ना एक शुड भी वैल्यू निकालो ना पुट ऑप्शन का। तो अपने को तो पता ही है, हम लोग तो क्या करेंगे, सिंपल पहले तो ऐसे बना देंगे। यहाँ पे कहाँ पे जगह, नीचे जगह है तो नीचे बना रहा हूँ। अभी का स्पॉट प्राइस कितना है, आई थिंक 10, क्या है, 105 पॉइंट समथिंग ना, 105.25। टी इज इक्वल टू 0, एक साल का है पुट ऑप्शन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो एक साल के बाद S1 क्या होगा, अपमूव फैक्टर बोला है 12%, तो एक साल के बाद 105.25 इंटू 1.12, 105.25 इंटू 1.12 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है।
117.88। नहीं सर, 10% डाउन भी जा सकते हैं यहाँ पे, और है और S2, सॉरी S2 क्या होगा, 105.25 इंटू 10% डाउन का फैक्टर क्या होता है, 0.9। अब ऑगस्ट कैंडिडेट्स को ये समझाने की जरूरत नहीं है सर कैसे 10% डाउन का मतलब 0.9 होता है। 94.73। तो या तो स्टॉक का प्राइस 117.88 हो सकता है, या तो 94.73 हो सकता है। अब अगर सर 117.88 हुआ तो पे ऑफ कितना होगा, पे ऑफ निकालना है तो मेरे को तो एक्साइज प्राइस चाहिए, स्ट्राइक प्राइस चाहिए, जो कि था 100। और ये पुट ऑप्शन का बात हो रहा है। पुट ऑप्शन अगर आप बाई कर रहे हो तो आपका पे ऑफ पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक का प्राइस इज बिलो द एक्साइज प्राइस। इतना अंडरस्टैंडिंग आपको है। इफ द स्टॉक का प्राइस इज बिलो द एक्साइज प्राइस देन देयर विल बी अ पॉजिटिव पे ऑफ। हाउएवर इफ द स्टॉक का प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस देन पे ऑफ इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो पहले वाले केस में S1 117.88 है और एक्साइज प्राइस इज 100। तो ये वाले केस में अगर एक साल बाद स्टॉक का प्राइस 117.88 हो गया तो पे ऑफ क्या होगा पुट ऑप्शन से, जीरो, आउट ऑफ द मनी हो गया। हाउएवर अगर सर एक साल के बाद 94.73 हो गया स्टॉक का प्राइस, इट्स बिलो द एक्साइज प्राइस ना, तो पे ऑफ क्या होगा, 100 माइनस 94.73, दैट्स व्हाट 5.27। तो सर या तो पे ऑफ जीरो हो सकता है या तो पे ऑफ 5.27 हो सकता है, राइट सर। एक एक फिगर बोलिए ना, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड निकालना है तो प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, राइट सर। प्रोबेबिलिटी दे के रखा हुआ है ना क्वेश्चन में 50-50, उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग को यहाँ पे रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना है फॉर्मूला के मदद से, राइट। वो कंफ्यूज करने दिया हुआ है आपको, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। तो पाई निकालते हैं। पाई का फॉर्मूला क्या है, रिस्क फ्री रेट का फैक्टर। रिस्क फ्री रेट देके रखा हुआ है 0.37, तो उसका फैक्टर है 1.0037 माइनस अप मूव फैक्टर, आई थिंक अप मूव फैक्टर था 12%, का फैक्टर इज 1.12 डिवाइड बाय अप मूव फैक्टर माइनस डाउन मूव फैक्टर, 1.12 माइनस 0.9। लेट्स डू इट। सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये है डाउन मूव फैक्टर, 0.9 होगा, सो सॉरी। फॉर्मूला इज रिस्क फ्री रेट का फैक्टर माइनस डाउन मूव फैक्टर डिवाइड बाय अप मूव फैक्टर माइनस डाउन मूव फैक्टर। एक बार बोर्ड देख लेता हूं मैंने वहां पे क्या किया। सॉरी, डाउन फैक्टर है ये, डाउन फैक्टर। ठीक है, तो याद करने का स्टाइल सर, रिस्क फ्री रेट का फैक्टर माइनस डाउन फैक्टर डिवाइड बाय अप फैक्टर माइनस डाउन फैक्टर। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन। चलो बोलो कितना, वन। ठीक है, पहले तो 1.12 माइनस 0.9, तो ये आ रहा है 0.47। तो ये अगर 0.47 है तो ये कितना है, 0.53 है। अपने को तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है। एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज इक्वल टू 0 इंटू 0.47, तो कोई मतलब है नहीं, तो जीरो ही होने वाला है, प्लस 5.27 इंटू 0.53। ये तो सर टी इज इक्वल टू 1 में खड़ा है, इसको पुल करना पड़ेगा एक पीरियड पीछे, एक साल पहले। किससे सर, आर एफ से, 1.0037 टू द पावर 1। अब ये प्रेजेंट वैल्यू में निकालने को तो आपको आता ही है, राइट सर। मेरे को कैलसी यूज करना है तो कोई बात नहीं, ये जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है ना, इसको पुट कर दो एफ में, एन को कर दो 1, 0.37 को कर दो आई बाई वाई, सीपीटी कर दो पीवी, राइट। पीएमटी को जीरो करना। मैं बोल रहा हूँ ये वाले पार्ट को एफ में पुट करो,
इसको एन में पुट करो, 0.37 को आई बाय में पुट करो, पीएमटी को 0 डाल दो, सीपीटी पीवी करो, आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो करते हैं अपन। क्या आ रहा है एक्सपेक्टेड न्यूमरेटर, क्या आ रहा है, एक सेकेंड। 5.27 इंटू 0.53, 2.79 समथिंग आ रहा है। 2.79 डिवाइड बाई 1.0037। चलो कैलसी को यूज करते हैं, तो 2.79 एफ वी 1 एन 0.37 आई बाई वाई, पीएमटी में डाल दो 0, सीपीटी पीवी। ये आ रहा है 2.7797, दैट इज 2.78। यहाँ पे आ रहा है ये वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0। पुट ऑप्शन विल बी 2.78। ठीक है, तो ये प्राइस होना चाहिए पुट ऑप्शन खरीदने का। लेट्स सी 2.78 कहां दिख रहा है अपने को। देखो 2.78 यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। यार 2.78 होना चाहिए था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो कैसा कनेक्टेड है। उसको दिख रहा है कि यार प्राइस बाजार में चल रहा है 2.5, होना चाहिए था 2.78, चल रहा है 2.5, कहने से अंडर वैल्यूड है। तो उसको क्या करेगा, पुट ऑप्शन को बाई करेगा एंड ऑल दैट, राइट। अंडर वैल्यूड है तो खैर एनीवेज वो सब में मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस देखना है ये डेरिवेटिव्स का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ये लर्निंग मॉड्यूल 6 का। अभी हमारा जो स्टोरी चल रहा है एपिसोड 2 में, उसी को स्टिक करते हैं। 2.7 इज द प्राइस। ओके, तो यहाँ पे इसको ये भी समझ में आ गया कि यार पुट ऑप्शन को ऐसे वैल्यू करते हैं एंड फिर उसका भी एक्चुअल प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे ना मिस्टर ए को एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग हो गया है। अब मिस्टर ए थोड़ा सा मेच्योर हो गया है। अब ये सोच रहा है कि यार ऐसा कुछ है क्या जिससे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब आगे स्टॉक का रिटर्न क्या होने वाला है, बॉन्ड का रिटर्न क्या होने वाला है, कोई भी चीज आगे क्या होने वाला है, उसको कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ मॉडल्स वगैरह बने हैं क्या। ऐसा कुछ यूज कर सकता हूँ क्या जिससे मेरा डिसीजन और इंप्रूव होगा, मैं आज से ही मेरे को पता लग सके कि यार आगे फ्यूचर में ये स्टॉक के साथ ऐसा होने वाला है। एटलीस्ट 100% पता नहीं, 100% तो कैसे पता लगेगा, बट एक रीजनेबल एस्टिमेट कर सकते हैं क्या, एंड अकॉर्डिंगली पोजिशन बना सकते हैं क्या हम। हाँ वो भी कर सकते हैं, राइट। उसके लिए तो फिर रिग्रेशन में जाना पड़ेगा। एंड मिस्टर ए यहाँ पे आते आते ऑलरेडी काफी थक चुका है। राइट, बोला यार आज बहुत हेवी हो गया यार, वो मैक्युलर ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, हेज फंड, दिस दैट, पुट ऑप्शन का वैल्यूएशन। तो मेरे ऑल दो माइंड में आ रहा है मिस्टर ए के कि यार कुछ हमारे डिसीजंस को इंप्रूव करते हैं ना, डिसीजन मेकिंग को कुछ मॉडल्स यूज करते हैं ना जिससे कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें। प्लस उसको ये भी देखना था कि सर ये इक्विटी का इंडेक्स का परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट क्या कैसे होता है, कैसे मेजर करते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि यार निफ्टी आज 5% अप है, कहाँ से आ गए ये फिगर, राइट। तो ये सब भी इसके मन में आ रहा है। लेकिन अभी ये थक चुका है, मैं भी थक चुका हूँ। एपिसोड 2 को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो अभी तक एपिसोड 1 आ गया, एपिसोड 2 आ गया, एपिसोड 2 में और भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। सर्कुलेट कीजिए, राइट। आप लोग का काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। एंड एपिसोड 2 को भी आप लोग ऐसी अपलिफ्ट करेंगे, इससे भी ज्यादा। ऑब्वियसली एपिसोड 3 में हम लोग मॉडल्स का बात करेंगे, रिग्रेशन का बात करेंगे, इक्विटी इंडेक्स का रिटर्न्स एंड ऑल दैट का कैलकुलेशन का बात करेंगे। ठीक है, तो ऑल दो वेब सीरीज जैसे ही है, कुछ नाम नहीं है, ना ही इसमें कोई कालीन भैया है, ना ही कोई जीतू भैया है, इसमें हमारे मिस्टर ए चल रहे हैं। मिस्टर ए कौन है ये लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, राइट। मैं और भी एपिसोड्स लाऊंगा प्रोवाइडेड यू वांट, राइट। एंड वी विल सून बी मीटिंग, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।